तो आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो मतलब मॉडर्न इंजीनियरिंग और डिज़ाइन की एकदम रीढ़ है। जब भी हम अपने आसपास कोई भी जटिल मशीन देखते हैं या कोई स्लीक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी परफेक्टली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल, तो उसके पीछे की जो यात्रा है वो हमेशा एक डिजिटल स्क्रीन से ही शुरू होती है। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसमें सॉलिडवर्क्स नाम के सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही शानदार परिचयात्मक लेख है और आज हम इसी सॉलिडवर्क्स के पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है, क्योंकि जब हम 3D CAD और CAE सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ एक डिजिटल ड्राफ्टिंग बोर्ड समझ लेते हैं। जो कि ये बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, बल्कि हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि दुनिया भर के जो टॉप इंजीनियर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, वो किसी भी कोरी कल्पना को एक भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए इस टूल पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। सही कहा। और अगर हम इसके ओरिजिन को देखें तो डसॉल्ट सिस्टम्स ने जब इसे डेवलप किया था तो उनका विजन सिर्फ 3D मॉडल बनाना नहीं था, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना चाहते थे जहां डिज़ाइन और इंजीनियरिंग दोनों एक साथ पैरेलल चल सकें। ये अमूर्त विचारों को एक बहुत ही सटीक और भौतिक ढांचे में बांधने का बेहतरीन टूल है। बिल्कुल। और होस्ट के तौर पर जब मैं इस विषय को देखता हूं तो मुझे ये किसी जादुई दुनिया के दरवाजे खुलने जैसा लगता है। डसॉल्ट सिस्टम्स का खुद का बैकग्राउंड तो एरोस्पेस और एविएशन से जुड़ा रहा है ना। हाँ, उनका एविएशन का बहुत बड़ा इतिहास है, तो जाहिर है कि प्रेसिजन या सटीकता उनके डीएनए में है। और यही वजह है कि छोटे मैकेनिकल पार्ट से लेकर बहुत ही जटिल मशीनों के निर्माण तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। मतलब अगर इसके स्केल की बात करें तो ये किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। एक तरफ कोई इंडस्ट्रियल डिजाइनर एक साधारण से कंप्यूटर माउस का बाहरी प्लास्टिक शेल डिजाइन कर रहा है और दूसरी तरफ कोई ऑटोमोटिव इंजीनियर एक पूरी कार का इंजन असेंबली तैयार कर रहा है, जिसमें दसियों हजार अलग अलग पुर्जे हो सकते हैं। एग्जैक्टली। सॉलिडवर्क्स इन दोनों ही एक्सट्रीम्स को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में इसके इतना लोकप्रिय होने की एक बहुत बड़ी वजह इसका यूजर फ्रेंडली होना है। बिल्कुल। उस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसका सहज यूजर इंटरफेस है। अक्सर जब हम किसी भारी भरकम एंटरप्राइज लेवल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो वो बहुत डरावने लगते हैं। उनका लेआउट इतना क्लैटर्ड होता है कि उसे इस्तेमाल करना ही अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट लगता है। हाँ, एकदम सही कहा। ऐसा लगता है जैसे सॉफ्टवेयर से ही लड़ना पड़ रहा है डिजाइन बनाने के लिए। हाँ, लेकिन सॉलिडवर्क्स के साथ ऐसा नहीं है। इसका लेआउट बहुत साफ सुथरा है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि कॉग्निटिव लोड, यानी काम करते समय दिमाग पर पड़ने वाला जो अनावश्यक बोझ है, वो कम से कम हो। ये कॉग्निटिव लोड वाला पॉइंट बहुत अहम है। जब कोई इंजीनियर किसी कॉम्प्लेक्स गियर बॉक्स का डिजाइन बना रहा होता है तो उसका फोकस गियर रेशियो या मटेरियल की स्ट्रेंथ पर होना चाहिए, ना कि इस बात पर कि टूल बार में एक्सट्रूड या फिलेट का बटन आखिर कहाँ छिपा है। बिल्कुल। और इसके लिए इसमें कस्टमाइज किए जा सकने वाले टूल बार और एक बहुत ही हैंडी कमांड मैनेजर है। ये कमांड मैनेजर डिजाइनिंग की पूरी प्रक्रिया को बहुत स्ट्रीमलाइन कर देता है। और मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे आप स्केचिंग से पार्ट मॉडलिंग और फिर असेंबली की तरफ बढ़ते हैं तो वो इंटरफेस खुद ब खुद उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल जाता है। ये वाकई प्रोसेस को आसान बनाता है। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम इसके उस फीचर पर आते हैं जो मेरे लिए एक आहा मोमेंट था। आप पैरामेट्रिक मॉडलिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, पैरामेट्रिक मॉडलिंग। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। जो लोग इस विषय को फॉलो करते हों वो शायद इससे वाकिफ हों, लेकिन इससे डिकोड करना बहुत जरूरी है कि ये कैसे पूरी गेम को बदल देता है। तो इसे इस तरह से समझते हैं। पैरामेट्रिक मॉडलिंग को आप डिजिटल क्ले की तरह आकार देने के बजाय एक विजुअल प्रोग्रामिंग की तरह देख सकते हैं। इसमें हर एक मॉडल के आयाम यानी डायमेंशन और उनके आपसी संबंध पैरामीटर्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। मतलब हर लाइन और हर कर्व के पीछे एक गणितीय लॉजिक होता है। एग्जैक्टली। अगर डिजाइन के किसी एक हिस्से में बदलाव किया जाए तो उससे जुड़े सभी कंपोनेंट्स अपने आप अपडेट हो जाते हैं। इसको एक प्रैक्टिकल सिनारियो से समझा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए कोई एक कार का सस्पेंशन सिस्टम डिजाइन कर रहा है। अब अगर अचानक से व्हील बेस का डायमेंशन बदल दिया जाए तो पैरामेट्रिक अप्रोच का मतलब ये है कि एक्सल की लंबाई और सस्पेंशन आर्म्स के एंगल अपने आप उस नए डायमेंशन के हिसाब से रिकैलकुलेट हो जाएंगे।
यहाँ तक कि शॉक एब्जॉर्बर के माउंटिंग पॉइंट्स भी खुद अपडेट हो जाएंगे। ये तो बहुत सारा मैनुअल काम और बड़ी गलतियां होने से बचा लेगा। बिल्कुल, इससे सटीकता बनी रहती है और इसी को हम डिजाइन इंटेंट कहते हैं। आप कंस्ट्रेंट सेट करते हैं कि ये दो छेद हमेशा एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक रहने चाहिए। जब आप ये नियम बना देते हैं तो मानवीय भूल की गुंजाइश खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात और है, अगर किसी ने एक कॉम्प्लेक्स असेंबली में ये डिजाइन इंटेंट सही से डिफाइन नहीं किया और किसी बेस डायमेंशन को चेंज कर दिया, तो क्या पूरा फीचर ट्री एरर से नहीं भर जाएगा? स्क्रीन पर लाल और पीले रंग की वार्निंग्स आ जाती हैं। क्या इससे काम धीमा नहीं होता? ये अक्सर शुरुआती लोगों को परेशान करता है। जब आप कोई नियम तोड़ते हैं तो असेंबली ब्रेक हो जाती है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये एक फीचर है, कोई बग नहीं। मतलब सॉफ्टवेयर आपको आगाह कर रहा है? हाँ, सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपका किया हुआ बदलाव असल दुनिया में भौतिक रूप से संभव नहीं है। बिना इस चेक के आप एक ऐसा डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज सकते हैं जो फैक्ट्री में जाके असेंबली ना हो पाए, और वो बहुत महंगा पड़ेगा। डिजिटल एरर को स्क्रीन पर फिक्स करना फैक्ट्री फ्लोर पर लाखों रुपए का नुकसान झेलने से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता है। बिल्कुल। और जब हम डिजिटल टेस्टिंग की बात कर ही रहे हैं तो हमें इसके सिमुलेशन टूल्स को नहीं भूलना चाहिए। ये इसका सबसे पावरफुल टूल सेट है। स्केचिंग और पार्ट मॉडलिंग तो सिर्फ विचार को आकार देते हैं। हाँ, 3D मॉडल तो बस ये दिखाता है कि प्रोडक्ट दिखेगा कैसा, लेकिन सिमुलेशन टूल्स ये बताते हैं कि वो असल दुनिया की निर्दयी परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करेगा। सही कहा। हम यहाँ असल दुनिया के फोर्सेस का पहले ही सटीक अनुमान लगाने की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम किसी एयरक्राफ्ट के विंग का एक छोटा सा ब्रैकेट डिजाइन कर रहे हैं, वो सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा नहीं है। उड़ान के दौरान उस पर हवा का भारी दबाव पड़ेगा, तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। ऐसे परिदृश्य में सिमुलेशन टूल्स उस ब्रैकेट को हजारों छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट देते हैं। फिर सॉफ्टवेयर हर एक एलिमेंट पर स्ट्रेस और हीट के प्रभाव को कैलकुलेट करता है। आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट का कौन सा हिस्सा लाल रंग में हाईलाइट हो रहा है, जहां से उसके टूटने का खतरा सबसे ज्यादा है। और कमाल की बात यह है कि हम उस मॉडल को वहीं बैठकर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जहां स्ट्रेस ज्यादा है वहां थोड़ा मटेरियल बढ़ा दिया, और जहां स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है वहां से मटेरियल हटाकर प्रोडक्ट का वजन कम कर दिया। ऑटोमोटिव और एरोस्पेस में तो एक एक ग्राम वजन बचाना बहुत क्रिटिकल होता है। बिल्कुल। और सिमुलेशन के अलावा एक और फीचर है जो समय बचाता है। सोर्स आर्टिकल में विस्तृत लाइब्रेरी और संसाधन का जिक्र किया गया है। जब कोई मशीन डिजाइन कर रहा है तो वो हर एक स्क्रू या बोल्ट खुद तो नहीं बनाएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खरोंच से शुरुआत करने की मेहनत और समय को बचाता है। सॉलिडवर्क्स के टूलबॉक्स में हजारों पहले से तैयार स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जैसे ISO या ANSI स्टैंडर्ड्स के नट, बोल्ट और बेरिंग। आप बस ड्रॉप डाउन मेन्यू से साइज सेलेक्ट करते हैं और वो सीधे आपकी असेंबली में आ जाता है। और सिर्फ पुर्जे ही नहीं, मटेरियल्स की भी एक बहुत विस्तृत लाइब्रेरी है। जब आप अपने मॉडल पर स्टील या एल्यूमिनियम अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ उसका रंग नहीं बदलता। हाँ, वो उसकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बैकग्राउंड में फीड कर देता है, जैसे डेंसिटी या टेंसाइल स्ट्रेंथ। इससे हमें सटीक वजन पता चल जाता है। और यही डेटा सिमुलेशन का आधार बनता है। ये पूरा इकोसिस्टम इतना इंटरकनेक्टेड है कि काम बहुत तेजी से होता है। ये सब सुनकर ये सवाल आता है कि इस सॉफ्टवेयर में शुरुआत कैसे की जाए? जो लोग नए हैं उनके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इंस्टॉलेशन बहुत सीधा है और इसका एक फ्री ट्रायल उपलब्ध है, जिससे पूरी तरह से सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले कोई भी इसे आजमा सकता है। ताकि भारी निवेश से पहले आप समझ सकें कि ये कैसे काम करता है। लेकिन सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है? अक्सर लोग सीधे 3D शेप्स बनाना शुरू कर देते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। मूल बातें सीखना बहुत जरूरी है, और स्रोत सामग्री के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्केचिंग। स्केचिंग ही सभी 3D मॉडल्स की नींव है। 2D स्केचिंग, जहां सारा लॉजिक तय होता है। बिल्कुल। हमेशा सलाह दी जाती है कि साधारण आकृतियों से शुरुआत करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे जटिल डिजाइनों की ओर बढ़ना चाहिए। और एक रूल जो हर किसी को याद रखना चाहिए, अपने स्केच को हमेशा पूरी तरह से परिभाषित करें। फुली डिफाइन करना। हाँ, मैंने पढ़ा है कि जब लाइन नीले रंग की होती है तो वो अनडिफाइंड होती है। एग्जैक्टली। उसे कहीं भी खींचा या मोड़ा जा सकता है, लेकिन जब आप उसे सही डायमेंशंस दे देते हैं तो वो काले रंग की हो जाती है। जब तक स्केच काला ना हो जाए उसे 3D में बदलना बाद में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। और संसाधनों की बात करें तो आज के समय में इसे सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान है।
यूट्यूब, कुर्सेरा और लिंक्डइन लर्निंग जैसे कई प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जहां बुनियादी स्तर से लेकर एडवांस तक के ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनती। कम्युनिटी का महत्व बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन फोरम और यूजर ग्रुप से जुड़ना सीखने की गति को काफी तेज कर सकता है। मतलब दूसरों के अनुभवों से सीखना। हाँ, जब आप फोरम्स पर सवाल पूछते हैं या दुनिया भर के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए मॉडल्स डाउनलोड करके देखते हैं कि उन्होंने किसी जटिल समस्या को कैसे सुलझाया है, तब आप असली इंजीनियरिंग सीखते हैं। वो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला अप्रोच, किसी के बनाए हुए फीचर ट्री को देखकर समझना कि उन्होंने कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, व्यवहारिक ज्ञान ही आपको एक्सपर्ट बनाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सॉलिडवर्क्स सीखना एक रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण सफर हो सकता है, पर लगातार अभ्यास और धैर्य से कोई भी अपनी रचनात्मकता को एक नई उड़ान दे सकता है। और निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूंगी कि ये टूल सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदलता, बल्कि डिजाइन और इंजीनियरिंग को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। आप अपने आसपास की दुनिया को एक सिस्टम लेवल थिंकर की तरह देखने लगते हैं। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने, और इसी से एक बहुत ही गहरा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। चर्चा के अंत में ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से मंथन किया जा सकता है। हमने देखा कि सॉलिडवर्क्स के सिमुलेशन टूल्स असल दुनिया की परिस्थितियों की बहुत ही सटीक नकल कर सकते हैं। स्ट्रेस, हीट, सब कुछ स्क्रीन पर टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, फिजिकल दुनिया के नियम अब डिजिटल स्पेस में काम कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म वास्तविक दुनिया की इतनी 100% एक्यूरेट नकल कर सकता है, जहां किसी डिजाइन का डिजिटल ट्विन असल दुनिया जैसा ही बर्ताव कर रहा हो, तो क्या भविष्य में किसी उत्पाद का फिजिकल प्रोटोटाइप या भौतिक ढांचा बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है ना? क्या हमारी डिजाइन प्रक्रिया और टेस्टिंग पूरी तरह से डिजिटल दुनिया तक ही सीमित हो जाएगी, जहां हम सीधे डिजिटल मॉडल से मैस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे बिना एक भी सैंपल बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जो इंजीनियरिंग के भविष्य को चुनौती देता है, और जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं उनके लिए ये सोचने और एक्सप्लोर करने के लिए एक शानदार विचार है। आज के लिए हमारी चर्चा में बस इतना ही।